हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आई होप कि फ्रेंड्स आप लोगों ने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा। अब बात करते हैं कि होमवर्क कहाँ पर मिला था। तो जो आपने कल वीडियो देखा था पेज नंबर 1 से लेकर के 3 तक, उसी में मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट जो होने वाला होमवर्क आपका 3 से 6 पेज रहेगा। ठीक है, पेज नंबर 3 से 6 तक। और आप लोगों ने कमेंट भी किया था कि क्वेश्चंस के नंबर को इंक्रीज़ करिए। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चंस का नंबर इंक्रीज़ करना बड़ी बात नहीं है, मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं कोशिश ये करता हूँ कि सिर्फ और क्वेश्चंस नंबर को यानी कि क्वांटिटी को नहीं बढ़ाना, मैं क्वालिटी पे डिपेंड करता हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स क्वालिटी आपको देना है। अब मुझे ऐसा नहीं करना है कि फिर सिर्फ और सिर्फ 50 क्वेश्चंस आपको किसी तरह से उठा करके दे देना है, ये मैं नहीं करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। मैं करता हूँ कि अगर 3 से 6 मैंने पेज आपको दिया है तो इसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँ। बाकी तो आपको पढ़ना है, पढ़ते रहिए यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप उसको फोकस करिए जो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और जो पूछा जा सकता है। मैं फालतू क्वेश्चंस पे बात नहीं करता हूँ। आपको पता है, इतने सालों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा। फिलहाल हम लोग बात करेंगे 3 से लेकर के 6 तक के बारे में, 3 से 6 पेजेज के बारे में जो भी क्वेश्चन है बन सकते हैं। और नेक्स्ट आपको बताया जाएगा कि क्या आपको पढ़ने, इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए और कमेंट करके बताइएगा कि कितना आप सही कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला पॉइंट है कि सिंधु सभ्यता का पूरा स्थल आलमगीरपुर है। और सेकंड पॉइंट है कि आलमगीरपुर दासक नदी के किनारे स्थित है। देखिए पहला पॉइंट्स में कोई दिक्कत नहीं है। सिंधु सभ्यता की अगर हम बात करें तो इसका जो उत्तरी अगर हम देखें, उत्तरी तो उत्तरी में हम किसके रख सकते हैं। उत्तरी पुरास्थल की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर में मांदा जो है, मांदा होता है और ये चिनाब नदी के किनारे पड़ता था। और यहाँ पे अगर हम पूर्वी स्थल की बात करें, पूर्वी पुरास्थल आलमगीरपुर और ये हिंडन नदी के किनारे, हिंडन नदी। दासक नदी के किनारे कौन था, जो पश्चिमी भाग है दासक नदी किनारे बलूचिस्तान में पड़ता है, सुत कांगडोर। ये आपका दासक नदी के किनारे स्थित है, बलूचिस्तान में सुत कांगडोर। और अगर हम बात करें दक्षिणी, जो कि महाराष्ट्र में दैमाबाद पड़ता है, ये आपका पड़ता है किस नदी के किनारे, तो गोदावरी नदी के तट पर दैमाबाद। ये ध्यान रखिएगा, दैमाबाद जो कि अहमदनगर जिले में महाराष्ट्र में पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने सब चीज़ आपको बताई थी, चारों चीज़ों को आपको याद रखना है। और ये आपका पूर्वीय स्थल है आलमगीरपुर, ये किस नदी पे, हिंडन नदी पे, ना कि दासक नदी पे। तो सिर्फ और सिर्फ सही क्या बनता है, केवल एक। अच्छे तरीके से आपने पढ़ा होगा तो आपने ये चीज़ जरूर पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सील पर 3 मुख वाले देवता की मूर्ति कहाँ से मिली है। एक सील पर 3 मुख वाले देवता की मूर्ति कहाँ से मिली है। सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी, मोहनजोदाड़ो। ठीक है, मोहनजोदाड़ो ऑप्शन सी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बनता है कि मिट्टी से हल बनाने का साक्ष्य जो मिला है वो बनवाली से प्राप्त हुआ है। बनवाली, तो आपको ये बताना है कि बनवाली किस राज्य में स्थित है। मिट्टी से हल बनाने का जो साक्ष्य मिला है वो बनवाली से मिला है, ये किस राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन डी हरियाणा। ठीक है, हरियाणा ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, घोड़े के अस्थिपंजर निम्न में से किस स्थान से प्राप्त नहीं हुआ है। ध्यान दीजिएगा, नहीं हुआ है। ये सभी आपका लूसेंट सब्जेक्टिव बुक से क्वेश्चंस बनाया गया। तो आप अगर बुक को अच्छे तरीके से पढ़ करके आएंगे तो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस लगाने में ईजी होगा। बस अदरवाइज तुक्का लगाते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। घोड़े के अस्थिपंजर निम्न में से किस स्थान से प्राप्त नहीं हुआ है, तो सही आंसर बनेगा ऑप्शन डी, चंद्रहुदड़ो। ठीक है, कालीबंगा, लोथल और सुतकोता, इन तीनों जगहों से अस्थिपंजर मिला है, लेकिन चंद्रहुदड़ो से नहीं मिला। क्वेश्चन ये बन सकता है कि चंद्रहुदड़ो के खोजकर्ता कौन है। ये आपको याद रखना है कि चंद्रहुदड़ो के खोजकर्ता गोपाल मुजुमदार, जो कि 1931 में उत्खननकर्ता कह सकते हैं। और ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है, जो कि सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। सिंधु सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। सिंधुवासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे, बिल्कुल सही। सिंधु सभ्यता में पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति प्रचलित थी, ये भी सही है। सिंधु सभ्यता में मातृदेवी, यहाँ पे मातृदेवी के पास सर्वाधिक प्रचलित थे, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पॉइंट है, सिंधु सभ्यता में यहाँ पे मातृदेवी होगा, मातृदेवी की उपासना जो कि सर्वाधिक प्रचलित है, ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। मातृदेवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। और चौथा पॉइंट, सिंधु घाटी के लोग जो थे तलवार से परिचित थे, ये पॉइंट गलत है। परिचित नहीं थे क्योंकि उस वक्त जो कि लोहे की खोज नहीं की गई थी सिंधु सभ्यता के अंतर्गत। तो यहाँ पे हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे, जो कि ये पॉइंट्स गलत बनता है। बाकी तीनों पॉइंट्स में कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, मिसप्रिंट है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। फिलहाल यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन डी बनेगा। वीडियो अच्छे लगे, क्वेश्चंस अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। लेकिन अभी नहीं, पहले वीडियो को एंड तक देखिए, अच्छा लगे तो ही करना है, कोई ज़बरदस्ती नहीं। हाँ, अब आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से बता देता हूँ, व्हाट्सएप पे डेली ऑनलाइन टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। ग्रुप डी, एनटीपीसी और बीपीएससी, एसआई मेंस, इन सभी एग्जामों को लेकर के
कल फर्स्ट डे था जो कि बिल्कुल अच्छे तरीके से सफल हुआ, काफ़ी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर आपने अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किया तो कर सकते, जस्ट आपको 49 रुपये पे करना है 1 मंथ के लिए। बहुत ही कम कीमत पर आपको डेली बेसिस पे ये टेस्ट कराया जाता है, जिसमें 50 MCQ कवर कराया जा रहा है डेली और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस के साथ। ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन करिए। आपको करना ये है कि 49 रुपये इस नंबर पे गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम जो भी आप करना चाहे कर सकते हैं। बस आपको स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे व्हाट्सएप पर कर देना है, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। बाकी आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हमारी तरफ से प्रोवाइड कराई जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दसराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में वर्णित है? दसराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में वर्णित है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, 7वें मंडल में। ठीक है, 7वें मंडल में ऑप्शन बी। अच्छा, 10वें मंडल में क्या? 10वें मंडल में मैं आपको बता दूं, चतुस्वर्ण का उल्लेख किया गया। ठीक है, पुरुष सूक्त के चतुस्वर्ण का उल्लेख किया गया, जो कि हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में भी बात इसके बारे में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला पॉइंट से कि निम्न में से कौन सा मिलान गलत? निम्न में से कौन सा मिलान जो कि यहाँ पे गलत है? देखिए, उपनिषदों की संख्या 108 बिल्कुल सही। महापुराणों की संख्या यहाँ पे देखिए गलत है, क्योंकि महापुराणों की संख्या टोटल कितनी है? तो ये आपको याद रखना है, महापुराणों की संख्या टोटल 18 है, यानी कि पुराणों की संख्या फिर महापुराणों की संख्या टोटल 18 है। ठीक है, और वेदांग की संख्या टोटल 6। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो गलत क्या हो गया? ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, जो कि गलत है। राइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो इस पर एक अलग से ट्रिक बनाया गया, आप अगर नहीं देखें तो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित मैंने 13 ट्रिक एक ही वीडियो में बताया। आप जा करके हमारे उस वीडियो को देख लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा, हड़प्पा सभ्यता ट्रिक आपको मिल जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे हड़प्पा सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन है कि उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक करेंगे। जबकि वैदिक जो संस्कृति का काल है 1500 से 1000 होता है, जबकि उत्तर वैदिक का संबंध 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन है कि आर्यों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? आर्यों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? 3 पॉइंट से तीनों को अच्छे से पढ़िए और बताइए कि क्या होगा राइट आंसर, किसे टिक करना चाहिए। चलिए हम एक एक पढ़ते हैं। पहला पॉइंट से कि आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे, बिल्कुल सही है। मैक्स मुलर के अनुसार इनका जो आर्यों का मूल निवास स्थान था वो पश्चिमी एशिया को माना है, पश्चिमी एशिया को माना है। ये पॉइंट गलत है, क्योंकि मैक्स मुलर ने आर्यों का जो मूल स्थान माना है वो मध्य एशिया माना, ना कि पश्चिमी एशिया। यहाँ पे आपका मध्य एशिया होगा। राइट, इसमें हम लोग सुधार करेंगे, ये पॉइंट गलत होता है। आर्यों द्वारा निर्मित जो सभ्यता थी वो वैदिक सभ्यता कहलाई। आर्यों द्वारा निर्मित जो सभ्यता थी वैदिक सभ्यता कहलाई, जबकि उनके द्वारा विकसित जो सभ्यता थी उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? उसे हम लोग ग्रामीण सभ्यता कहते हैं। यानी आर्यों द्वारा जो विकसित सभ्यता थी ग्रामीण सभ्यता थी। तो यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड बिल्कुल सही है, तो सी को टिक करेंगे, 1 और 3 करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? क्या होगा राइट आंसर? तो वे संस्कृत बोलने वाले थे, घुड़सवारी किया करते थे, कई झुंडों में भारत आए थे। लेकिन यहाँ पे 4th पॉइंट गलत है, क्योंकि ये मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। जो आर्य थे वो मैंने आपको जस्ट बताया, उनके द्वारा जो निर्मित सभ्यता थी वो वैदिक सभ्यता थी, लेकिन उनके द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, तो वो नगर में निवास नहीं करते थे, इसलिए पॉइंट गलत हो जाता है। डी को टिक करके आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वन देखिए, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी जो धार्मिक अध्यापक होते थे उन्हें हम लोग किस नाम से जानते थे? श्रमण के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन बी श्रमण। वैदिक समाज कितने वर्णों में विभक्त था? वैदिक समाज कितने वर्णों में विभक्त था? तो ध्यान रखिएगा, मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो 10वां मंडल है, पुरुष सूक्त का 10वां मंडल, इसमें चतुर्थ वर्ण का उल्लेख किया गया, यानी 4 वर्णों के बारे में बात की गई है। 4 वर्णों में विभक्त था, और वो कौन कौन से जो कि वर्ण थे? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये आपको याद रखना है। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी शूद्र। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। वैदिक सभ्यता में अमाजु किस के संदर्भ में प्रयुक्त होता था? अमाजु किसके संदर्भ में प्रयुक्त होता था? यार बस अब हमारे साथ बने रहिए, बस जो आपको होमवर्क दिया था उसको कंप्लीट करके आइए, अच्छे तरीके से पढ़ कर आइए, फिर यहाँ पे देखिए कितना अच्छा लगने वाला है। अदरवाइज़ सिर्फ और सिर्फ आप टेस्ट लगाने आएंगे और आपको लगता है कि आपने बहुत सारी चीज़ों को पढ़ रखा है,
तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ते रहिए। अमाजू किस संदर्भ में प्रयुक्त होता था? तो अमाजू का मतलब ये होता था जो जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाएं होती थी उनको कहा जाता था। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं के लिए ये शब्द को प्रयोग किया जाता था अमाजू। ऑप्शन बी। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है ऑप्शन सी, सुलभ सूत्र। ऑप्शन सी, सुलभ सूत्र। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या फिर वेद त्रयी कहलाते हैं? ये प्रश्न आपका कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, त्रयी या फिर वेद त्रयी कहलाता है। देखिए ये डायरेक्ट क्वेश्चन पे आपको नहीं देखने को मिलेगा, तो त्रयी और वेद त्रयी यहाँ पे हम कह सकते हैं सही आंसर बनेगा। स्टार्टिंग के जो 3 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी या फिर त्रयी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट वन है कि प्रमुख दर्शन और प्रवर्तक के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? तो बताइए अब यहाँ पे कौन सा गलत तरीके से मैच किया गया, क्या होगा राइट आंसर? तो चलिए देखते हैं। चरवाक की बात करें तो चरवाक दर्शन के प्रवर्तक थे खुद चरवाक ही थे, तो यहाँ पे पॉइंट्स पहला ही गलत हो जाता है। साख्य दर्शन कपिल बिल्कुल सही है, और अगर हम यहाँ पे बात करें न्याय दर्शन तो गौतम बिल्कुल सही, और उत्तर मीमांसा की बात करें तो बद्रायण बिल्कुल सही है। जबकि पूर्व मीमांसा की बात करें तो उनका संबंध जैमिनी से था, पूर्व मीमांसा का संबंध जैमिनी से था, ये याद रखिएगा। चरवाक का संबंध खुद चरवाक के था, तो ऑप्शन ए को टिक करके आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? सही आंसर बनेगा ऑप्शन ए, मुंडक उपनिषद। ठीक है, मुंडक उपनिषद, ऑप्शन ए। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? बताइए, शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है किस मंडल में? तो मैंने ऊपर में आपको बताया था कि 10वां जो मंडल है इसमें पुरुष सूक्त के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्थ वर्ण का उल्लेख मिलता है, तो उसी में सबसे पहली बार शूद्र का उल्लेख किया गया 10वें मंडल में। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना। एक तरफ वेद है और दूसरी तरफ उसके यज्ञकर्ता जो है उसके साथ मैच करना है, तो मैच करिए और बताइए कि सही आंसर क्या होगा। ऋग्वेद के जो पाठ्यकर्ता होते हैं या फिर यज्ञकर्ता होते हैं उसको होत्री कहा जाता है। यजुर्वेद के अधर्यु, सामवेद के उदात्री और अथर्ववेद के ब्रह्मा यहाँ पे कह सकते हैं। यानी 1, 2, 3, 4 बिल्कुल सही तरीके से मैच करते हैं, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए को टिक करके आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वेदों को अपुरुष क्यों कहा गया? वेदों को अपुरुष क्यों कहा गया? ये बात आपका लूसेंट में भी लिखा गया अच्छे तरीके से, तो वहाँ पे आपको पता चला होगा कि अपुरुष इसलिए कहा था क्योंकि वेदों की जो रचना है वो देवताओं के द्वारा की गई है, पुरुषों के द्वारा नहीं की गई है। अपुरुष है यानी कि देवताओं के द्वारा की गई है, पुरुषों के द्वारा नहीं की गई है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। मीमांसा या फिर पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? जस्ट भी आपको बताया गया है। पूर्व मीमांसा के कौन थे? ऑप्शन ए जैमिनी। जबकि बद्रायण की बात करें तो ये उत्तर मीमांसा थे। ठीक है, उत्तर मीमांसा के जैमिनी। और कपिल का संबंध किससे होगा? साख्य दर्शन से। जबकि गौतम का संबंध न्याय से। ठीक है, गौतम का संबंध न्याय से। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दशराज युद्ध किस तट पर लड़ा गया था? 10 राजाओं का युद्ध, दशराज युद्ध किस तट पर लड़ा गया था? तो ये था सही आंसर परुषणी। परुषणी यानी कि जिसका आधुनिक नाम क्या होता है? रावी। ठीक है, रावी परुषणी। रवि एक पुरुष का नाम हो जाता है, इसलिए इसका परुषणी याद रख सकते हैं। वैदिक सभ्यता में व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? यहाँ पे हमारा सही आंसर बनेगा पड़ी। ठीक है, पड़ी कहा जाता था, पड़ी। ऑप्शन सी। अच्छा, वेकनाट किसे कहते थे? वेकनाट आपने पढ़ा होगा। वेकनाट शब्द का प्रयोग उसके संदर्भ में किया था जैसे सूदखोर कह सकते हैं, इसको सूदखोर भी कहा जाता था। ऋण देकर ब्याज लेने वाला जो व्यक्ति होता था उसको वेकनाट या फिर सूदखोर कहा जाता था, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट वन क्या? ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सबसे पवित्र कौन सी मानी जाती है? ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सबसे पवित्र किसे मानी जाती है? सबसे पवित्र नदी किसे माना गया? सरस्वती को। ठीक है, सरस्वती, ऑप्शन बी। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया, ये आपको याद रखना है। जबकि ऋग्वेद में गंगा का एक बार उल्लेख किया गया, गंगा नदी का उल्लेख एक बार किया गया और यमुना नदी का उल्लेख 3 बार किया गया। जबकि सबसे ज़्यादा बार यूज़ में आने वाला सबसे ज़्यादा बार जो उल्लेख किया गया वो सिंधु नदी है, इसे याद रखिएगा। यानी सबसे पवित्र सरस्वती, सबसे ज़्यादा बार यूज़ होने वाला सिंधु। अगला पॉइंट्स,
ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ के संदर्भ में उनके प्राचीन नाम और उनके आधुनिक नाम के साथ मिलान कौन सा गलत है? ध्यान रखिएगा, गलत आपको बताना है। तो चलिए मैच करिए और बताइए कि कौन सा गलत तरीके से मैच किया गया। चिनाब का जो प्राचीन नाम था वो अस्किनी था, बिल्कुल सही है। परुषणी भी जस्ट हम लोगों ने बात किया था, रवि यानी पुरुष का नाम लगता है इसलिए परुषणी, ठीक है। व्यास जो बिपाशा है वो व्यास, ठीक है। जबकि सतलज का नाम सतुद्री था, सतलज का नाम सतुद्री था और सदा नीरा गंडक के लिए प्रयुक्त होता था, इसलिए ये पॉइंट जो कि गलत है, इसलिए ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो यहाँ पे सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी, 1/6, ठीक है, 1/6, छठा भाग। कौन सा कथन सही है? अच्छे तरीके से पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा। वैदिक काल में समाज का विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। वैदिक काल में, ध्यान रखिएगा, वैदिक काल में समाज का विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। अच्छा, वैदिक जो काल है इसको कब से कब तक? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, जबकि उत्तर वैदिक काल का संबंध क्या है? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, ठीक है, याद रखेंगे। और इसके अंतर्गत क्या होता था कि उत्तर वैदिक काल में वर्ण का जो विभाजन हो गया, ये किस पर हो गया? व्यवसाय की वजह ना होकर के जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगा। दोनों के दोनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है, तो सी को टिक करेंगे, दोनों के दोनों कथन सही है, सी विल बी राइट आंसर। एशिया माइनर स्थित बुगासकोई का महत्व इसलिए है क्योंकि, बुगासकोई का महत्व इसलिए है क्योंकि वहाँ से अभिलेख प्राप्त हुए हैं जिसमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नात्स्य का उल्लेख मिलता है, यानी राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, ठीक है, ये याद रखेंगे। न्याय दर्शन को प्रचारित किया गया था किसके द्वारा? न्याय दर्शन को प्रचारित किसके द्वारा किया गया था? न्याय गौतम, गौतम, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन, उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान किसके लिए प्रयोग होता था? निष्क और शतमान उत्तर वैदिक काल में, ध्यान रखिएगा, उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान का प्रयोग मुद्राओं के लिए प्रयोग होता था, ऑप्शन ए, मुद्राओं के लिए। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सर्वाधिक वर्णित नदी अभी जस्ट हम लोगों ने देखा था सिंधु नदी, जबकि सबसे पवित्र नदी के रूप में हम लोग सरस्वती को मानते हैं, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऋग्वेद में उल्लेखित नाम और आधुनिक नाम के साथ आपको मैच करना है, तो चलिए एक बार फिर से मैच करके देखिए। परुषणी किसके साथ? रावी नदी के साथ। सतुद्री यहाँ पे बिल्कुल सही, सतलज नदी के साथ। और अस्किनी चिनाब नदी के साथ। बिपाशा व्यास नदी के साथ। तो बिल्कुल सब सही तरीके से मैच किया गया, यानी सही आंसर क्या बनेगा? 1 2 3 4, राइट आंसर बन जाता है ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन है कि ऋग्वेद में अघन्य, ठीक है, अघन्य वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए प्रयोग किया गया? अघन्य, अघन्य शब्द का प्रयोग गाय के लिए किया गया, गाय के लिए, ऑप्शन बी। निम्न में से कौन मूलतः जल या फिर समुद्र का देवता था? जल या समुद्र का देवता था? सही आंसर क्या बनेगा? जल या फिर समुद्र के देवता के रूप में वरुण को जानते थे, ऑप्शन हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे। पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता के रूप में भी, और इनको समुद्र का देवता भी कहा गया है। विश्व के नियामक और शासक के नाम से भी जाना जाएगा। सत्य के प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता, इसी को माना गया, ठीक है। इंद्र की बात करें तो इंद्र आपने अलग अलग जगहों पर अच्छे तरीके से देखा होगा। युद्ध एवं नेता, युद्ध का नेता, और इनको वर्षा का देवता अधिकतर हम लोगों ने देखा है अलग अलग पुराणों में, अलग अलग फिल्मों में। ये इंद्र को, जो कि किसको माना गया? वर्षा का देवता, ठीक है। और अश्विनी की यहाँ पे अगर हम बात करें तो अश्विनी यहाँ पे ध्यान रखिएगा, विपत्तियों को हराने वाले देवता इनको माना गया, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। 16 महाजनपदों में मगध की राजधानी कौन सी थी? 16 महाजनपदों में मगध की राजधानी क्या बताया गया? तो ग्रीव्रज या फिर राजगृह। प्रारंभिक राजधानी भी इसका यही था, ग्रीव्रज, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी। दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद अस्मक की राजधानी क्या थी? जो कि गोदावरी नदी के आसपास ये स्थित था, अस्मक। तो इसकी राजधानी पोटली, याद रखिएगा, पोटली, ऑप्शन सी, पोटली। चलिए, निम्न महाजनपदों में कौन उसकी राजधानी के साथ गलत संबंध है? राजधानी के साथ गलत संबंध है। तो वत्स की राजधानी कौशाम्बी बिल्कुल सही है। कौशल की जो राजधानी थी श्रावस्ती, बिल्कुल सही। मल की राजधानी कुशावती, ये भी सही है। लेकिन कुरु की राजधानी यहाँ पे गलत है। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ होगा, जबकि अंग की राजधानी थी चंपा। तो यहाँ पे डी को टिक करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है, डी करेक्ट होगा। महाजनपदों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ध्यान से पढ़िए, बताइए कौन सा कथन सत्य है। 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में मिलता है, बिल्कुल सही है, बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में मिलता है।
अच्छा, आपसे क्वेश्चंस पूछता हूँ, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे कि 16 महाजनपदों का उल्लेख जैन धर्म के किस निकाय में मिलता है, सॉरी जैन धर्म के किस ग्रंथ में मिलता है, किस पुस्तक में मिलता है, किस संहिता में, साहित्य में, जो भी आप समझना चाहो उसको बताइए कि 16 महाजनपदों का उल्लेख जैन धर्म के किस चीज़ से हमें प्राप्त होता है। कमेंट करके जल्दी से राइट आंसर बताइएगा। अगला पॉइंट है कि गंधार महाजनपद की जो राजधानी थी वो तक्षशिला थी, बिल्कुल सही, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड दोनों के दोनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है, इस वजह से ऑप्शन हम सी को टिक करके आगे बढ़ेंगे। सी विल बी राइट आंसर। जैन दर्शन के अनुसार जिन्ना शब्द का अर्थ क्या था? जैन दर्शन के अनुसार जिन्ना शब्द का अर्थ क्या था? तो सी ही आंसर, बिल्कुल सही आंसर का विजेता। ठीक है, जिन्ना शब्द का अर्थ विजेता, यहाँ पे ऑप्शन सी। दूसरी जैन सभा कहाँ हुई थी? बताइए, दूसरी जैन सभा कहाँ हुई थी? तो ध्यान रखेंगे, दूसरी जैन सभा का आयोजन बल्लभी गुजरात में किया गया था। बल्लभी गुजरात 512 ईस्वी में, याद रखिएगा 512 ईस्वी में बल्लभी गुजरात में, और इसके अध्यक्ष कौन थे? क्षमा श्रवण। ठीक है, क्षमा श्रवण, ये याद रखिएगा। और जबकि पहली जो सभा हुई थी वो पाटलिपुत्र 300 ईसा पूर्व में हुआ था। पाटलिपुत्र स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे, तो ये आपको याद रखना है। जबकि कश्मीर में बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर के कुंडलवन में। ठीक है, कनिष्क के समय में। जियो और जीने दो किसने कहा है? जियो और जीने दो किसने कहा है? ये बात कही गई है महावीर स्वामी के द्वारा। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। जैन आगम किस भाषा में लिखे गए हैं? जैन आगम किस भाषा में लिखे गए हैं? जैन साहित्य को आगम के नाम से जाना जाता है, और ये आपका प्राकृत भाषा में लिखा गया। ऑप्शन ए प्राकृत। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जैन धर्म। ऑप्शन सी, जैन धर्म ने। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? अच्छे से पढ़िए, बताइए कि कौन सा पॉइंट्स सही नहीं है। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा कराया गया, बिल्कुल सही, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मौर्यातर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र भी था, ये भी बिल्कुल सही है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी जो है वो भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में वर्णित है। यहाँ पे 2 पॉइंट ध्यान रखना है कि जैन तीर्थंकरों की जो जीवनी है किसमें वर्णित है? कल्पसूत्र में। कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? भद्रबाहु। ठीक है, भद्रबाहु, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे तीनों पॉइंट सही हो गया, तो ऑप्शन डी जो कि गलत होगा। चलिए देख लेते हैं क्यों गलत है। महावीर की मृत्यु 83 वर्ष की आयु में पावापुरी राजगीर में हुई थी। ये तो बिल्कुल सही है कि पावापुरी राजगीर में हुआ था, लेकिन 83 वर्ष की आयु में नहीं, 72 वर्ष की आयु में हुआ था। ठीक है, 72 वर्ष की आयु में कब हुआ था? 468 ईसा पूर्व में। 468 ईसा पूर्व में, राइट। चलिए नेक्स्ट वन देखिए, महावीर के प्रथम अनुयायी कौन बना? महावीर के प्रथम अनुयायी कौन बने थे? तो महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जमाली बने थे। ऑप्शन बी, जमाली। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थ करते हैं? जैन परंपरा के अनुसार हम जानते हैं कि टोटल 24 तीर्थ करते हैं, और महावीर का संबंध अगर हम बात करें तो ये 24वें तीर्थ करते हैं। ठीक है, अंतिम यानी 24वें तीर्थ करते हैं। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। पहले तीर्थकर कौन थे? पहले तीर्थकर का नाम आता है ऋषभदेव। ठीक है, ऋषभदेव। अरिष्ट नेमि की बात करें तो अरिष्ट नेमि का संबंध हो जाता है 22वें तीर्थकर के संदर्भ में, जबकि 23वें, अगर हम यहाँ पे बात करें 23वें, तो 23वें का संबंध होगा पार्श्वनाथ से। ठीक है, पार्श्वनाथ से, जबकि 24वें महावीर थे। तो इनको याद रखेंगे। अगला पॉइंट से कि जैन साहित्य को कहा जाता है। जैन साहित्य को ऊपर में देखा था आगम, जो कि प्राकृत भाषा में लिखा गया, तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन, ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर भगवान महावीर का नाम क्या था? ज्ञान प्राप्ति के पूर्व, ज्ञान प्राप्ति के पूर्व महावीर जो थे इनका नाम था, बचपन का नाम भी कह सकते हैं, वर्धमान। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, वर्धमान। तो देखिए फ्रेंड्स, 49 MCQ मैंने आपके साथ डिस्कस किया, और ये ऐसे वैसे क्वेश्चंस नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे तरीके से इनको याद रखिएगा। इसके अलावा और कुछ भी आपको पढ़ना है पढ़ते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो हमारे पेड कोर्सेज में जुड़े हैं उनको ये सभी टॉपिक ऑलरेडी अच्छे तरीके से नोट्स के फॉर्मेट में दिया गया, आप उसको टाइम टू टाइम पढ़ते रहिए। जो भी आपको चीज़ दी जाती है आप उस टॉपिक को बुक से पढ़िए, और उसके बाद हमारे लूसेंट को पढ़ते रहिए। और इसके बाद हमारे जो नोट्स आपको दिया गया, नोट्स आपको बहुत हेल्प करेगा। शॉर्ट्स पॉइंट्स इसमें लिखा गया बहुत अच्छे तरीके से, तो आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। जो भी टॉपिक दिया था आप उसको नोट्स में ज़रूर पढ़ना, राइट। और अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपका जो क्यूज क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है क्या होगा।
प्रमुख जैन तीर्थकर और उनके संबंध में जो प्रतीक चिन्ह है इसके संदर्भ में कौन सा गलत है। अच्छे तरीके से आपने 24 तीर्थकर के बारे में पढ़ा होगा। मोस्टली मैंने 24 तीर्थकर के बारे में नहीं पूछा था। देखिए जो इंपॉर्टेंट है, जैसे स्टार्टिंग के 3 4 5 हो गया और लास्ट का 5 आप याद रखेंगे। तो इस तरह से अगर आप याद रखेंगे उनके संबंध में सब चीज़ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। नोट्स में मैंने आपको अच्छे तरीके से उसमें लिखा है स्टार्टिंग के 5 और लास्ट में के 5, तो आप उनको याद रखे होंगे। तो यहाँ पर आपको बताना है कि अजित नाथ के साथ इनका संबंध क्या है, पार्श्वनाथ के साथ संबंध क्या है, ऋषभ देव के साथ संबंध क्या है और महावीर के साथ संबंध क्या है। ध्यान से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा। मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से इसको बनाया है। देखते हैं कितने लोग अच्छे तरीके से इसको पढ़े हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आपको बस क्वेश्चंस को देखना है, राइट आंसर कुछ भी टिक कर देना है। बस आप एक बार अच्छे तरीके से देखिएगा कि क्या इसमें गलती है और क्या गलती नहीं है। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, तभी मुझे पता चलेगा कि आप कितने अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करता हैं कि आप लोगों को आज की वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और एक चीज़ और, जो लोग अभी तक सोच रहे हैं कि होमवर्क नहीं दिया गया, तो मैं आपको होमवर्क बताता हूँ। नेक्स्ट जो होमवर्क आपका रहने वाला है, तो नेक्स्ट होमवर्क आपका है 7 से लेकर के 10 पेज तक आपको पढ़ना है। ठीक है, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष तक आपको पढ़ना है। तो आप इसको अच्छी तरीके से कंप्लीट करेंगे 7 से लेकर के 10 पेज नंबर तक, जो कि लूसेंट सब्जेक्टिव में आपको दे रहा हूँ, ना कि ऑब्जेक्टिव। लूसेंट सब्जेक्टिव को आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।